और क्या हाल है। वेलकम टू 100 मिनट क्लासेस। और आज अपन पढ़ने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड का सेकंड पार्ट, जो कि है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। और मेरे बारे आपको मैं बता दूं, छोड़िए नहीं बताता हूं, टॉपिक पे आता हूं, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, 1.1 जो पार्ट था व्हाट इज लिविंग, यदि उसका वीडियो पहला वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, आप देख सकते हो। ये सेकंड वीडियो है, उसके साथ ये रिलेटेड है, तो पहले वो पढ़ लीजिए, नहीं पढ़े हो तो उसके बाद ये टॉपिक पढ़िए, आसानी से सब कुछ समझ में आएगा। और चलिए तो पढ़ते। तो सबसे पहले इसको समझने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सपोज अपन अपने चारों ओर देखते हैं और उसमें हम लोगों को क्या नजर आता है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हम मिलेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स और पेट एनिमल्स, और भी बहुत कुछ मिलेंगे। पर कुछ ऑर्गेनिज्म को तो अपन देख भी नहीं सकते क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं, अपने नेकेड आई से देख ही नहीं पाएंगे वो, उसके लिए माइक्रोस्कोप लगेगा स्पेशल। तो इसका मतलब है क्या कि हम लोग का जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ही ज़्यादा रिच है। ठीक है, तो एक एस्टिमेट बनाया गया एक साइंटिस्ट के द्वारा, जिसका नाम है रॉबर्ट मे। रॉबर्ट मे क्या किया, वो बोला कि हमारे जो अर्थ में है वहाँ पे 1.7 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट है। ठीक है, और उसमें से एनिमल्स कितना हो गया, एनिमल्स हो गया 1.2 मिलियन। ठीक है, और 0.5 मिलियन बचा, क्या हो गया, वो प्लांट्स हो गया। और ये 1.2 मिलियन एनिमल्स में 1.025 मिलियन जो है वो सिर्फ इंसेक्ट हो गया। बताओ, इतना इंसेक्ट भरा पड़ा है। और ये जो 0.5 मिलियन प्लांट्स है, इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, क्या पता है, इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है स्पीसीज में फंगाई, और सबसे कम पाया जाता है एंजियोस्पर्म्स, और फंजाई से थोड़ा कम पाया जाता है एल्गे, और उससे कम पाया जाता है ब्रायोफाइट्स, उससे कम पाया जाता है टेरिडोफाइट्स, और उससे कम पाया जाता है जिम्नोस्पर्म्स। तो ये याद रखने वाली बातें हैं। और ये फंजाई जो है ना, एंजियोस्पर्म का 3 गुना है, इतना स्पीसीज पाया जाता है। तो समझो कितना रिच डाइवर्सिटी है हम लोग का। तो यही से एक और टर्म अपन आता है जिसको अपन करते हैं बायोडाइवर्सिटी। ये बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। तो बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब अपन डिस्कस करने वाले हैं कुछ टर्म्स, कुछ जरूरी टर्म्स जो हम लोग को आगे बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो पहला टर्म जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है टैक्सोनॉमी। ये टैक्सोनॉमी आखिर क्या है? ये टैक्सोनॉमी जो टर्म था वो दिया गया था A.P. कैंडोले के द्वारा। इसका मंडोले, ये है कैंडोले, ऐसे याद हो सकता है। इसका मंडोला, किसका मंडोला, कैंडोले का, और वो नाम क्या दिया, टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी जो है, इसका डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिंपल है, किंग याद रखो। ये हो गया कैरेक्टराइजेशन, ये हो गया आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, ये हो गया नोमेनक्लेचर, और ये हो गया क्लासिफिकेशन। तो इसी का डेफिनेशन बना दिया अपन कि इट इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। सिंपल है, पर एनसीईआरटी में एक और डेफिनेशन दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी में एक और डेफिनेशन दिया गया है कि बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स all living organisms can be classified into different taxa. This process of classification is called as taxonomy. मतलब क्या कि कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के सारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपन किस में कैटेगराइज कर देते हैं, टैक्सा में। ठीक है, टैक्सा में। ठीक है, और इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को अपन कहते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी। तो इसको समझने का सबसे आसान तरीका मैं बता देता हूं कि एक टैक्सा क्या होता है, पहले ये जान लो। टैक्सा और कैटेगरी,
कैटेगरी का साइंटिफिक नेम को कहते हैं टैक्सा, या फिर इसको कहो टैक्सॉन, यूनिट हो गया, ठीक है। तो अब कैटेगरी और टैक्सॉन, बहुत वो कन्फ्यूजन होगा क्या यार, ये कैटेगरी होता क्या है, टैक्सॉन होता क्या है, क्या क्या पढ़ा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार बहुत सिंपल है, मैं बताता हूँ क्या होता है। टैक्सॉन जो होता है ना, इज प्रेजेंट एट ईच कैटेगरी लेवल। अब भी नहीं समझ में आया, चलो और समझा देता हूँ अच्छे से कि टैक्सा जो होता है, कोई भी साइंटिफिक टर्म जो होता है जिसको अपन सोच के अपने दिमाग में कोई इमेज बन रहा है, ठीक है, तो उसको अपन कह देंगे टैक्सा में आ जाएगा। और जिसको दिमाग में सोचते हैं और कुछ इमेज नहीं बनता है, मैंने ये एब्स्ट्रैक्ट वर्ड आ जाता है, तो वो हो जाता है क्या, कैटेगरी में। सपोज मैं बताता हूँ, जैसे किंगडम जैसे मैंने सोचा, तो किंगडम में कुछ समझ में आया, किंगडम कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है किंगडम। पर जब मैं बोलता हूँ तुमको कि बताओ प्लांट, तो प्लांट जैसे बोला तो दिमाग में एक इमेज आ रहा है कि पत्ता वत्ता होगा, रूट्स होगा, स्टेम्स होगा, तो ये क्या हो गया, टैक्सा हो गया। फिर मैं बोलता हूँ वीट, तो वीट है तो वीट का दिमाग में इमेज बन गया एक टाइप का। फिर मैं बोलूँ कैट, तो कैट का 2 पैर है, उसका ये है, पूछ है, समझ रहे ना, ऐसे करके ये हो गया टैक्सा में। पर किंगडम कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं बोलूँगा कि लेबल, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है, ये कैटेगरी में जाएगा। रैंक, समझ में, रैंक से कोई दिमाग में इमेज ही नहीं बन रहा है, तो ये सब चला गया किस में, कैटेगरी में। और टैक्सॉन हो गया कि जिसमें सोच के इमेज दिमाग में आ जाता है। तो ये सिंपल है टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी को अपन पढ़ेंगे, ये 4 जो फीचर है इसका, CINC, इसके बारे में, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी को अपन 4 भाग में बांट देते हैं, ठीक है। किंक, जैसे अपन पढ़े थे ना, लिंक पेन होता है, जब बचपन में अपन पेन यूज करते हैं, लिंक का जेल पेन जनरली अपन यूज करते थे, तो लिंक से याद रखना क्या, किंक, CINC, किंक। ये कैरेक्टराइजेशन होता है, ये क्लासिफिकेशन होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, नोमेनक्लेचर। तो कैरेक्टराइजेशन एक हो गया क्या, आइडेंटिफिकेशन, और हो गया नोमेनक्लेचर, फिर हो गया क्लासिफिकेशन। इसको मैं यदि सिंपल भाषा में समझाऊं, सपोज कोई प्रजाति मिला मुझे, मैं ऐसे घूमने गया बाहर, हाँ, कोई एक जानवर मिला मुझे, ठीक है, तो उसको मैं देखूंगा, अच्छा इसके 4 पैर है, तो 4 पैर है मतलब ये कुत्ता बिल्ली लोग का कैटेगरी में आता है। फिर मैं उसको आइडेंटिफाई करूंगा कि क्या ये कुत्ता है, पहले 4 पैर 5 पैर, 4 पैर है कि 3 पैर है कि 2 पैर है, सब देख लिया। फिर देखूंगा, अरे आइडेंटिफाई करूंगा, ये कुत्ता है क्या, नहीं, ये डॉग बिल्ली है क्या, नहीं। फिर उसके बाद पता चला, अरे ये तो डॉग जैसा लग रहा है, पर तो ये डॉग हो गया, ठीक है, आइडेंटिफाई कर लिए। तो उसका नाम देंगे, अरे डॉग नाम दे देंगे। फिर उसको क्लासीफाई कर देंगे कि ये कौन सा क्लास का है। ऐसे करके ये टैक्सोनॉमी के 4 ब्रह्मास्त्र जो अपन यूज करते हैं कोई भी चीज को पहचानने में, ठीक है, तो ये बहुत ही जरूरी है। तो पहला पॉइंट अपन पढ़ते हैं कैरेक्टराइजेशन। ये अपन कैसे कहते हैं, बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जैसे मॉर्फोलॉजी देखते हैं अपन, एक्सटर्नल और क्या ऐसा उसका मॉर्फोलॉजी है। फिर उसके बाद कैसे कैरेक्टराइजेशन करेंगे, पहले देखेंगे कि उसका कैरेक्टर कैसा है, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, वो देखेंगे अपन ना। उसके बाद देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है सेल का, ऑफ सेल। उसके बाद तीसरा पॉइंट अपन देखेंगे कि वो कैसे उसका डेवलपमेंटल प्रोसेस है, ठीक है। चौथा आप देखेंगे कि उसका इकोलॉजिकल क्या इंफॉर्मेशन मिलता है इसका, ठीक है। 5वां पॉइंट देखेंगे क्या, कि रेमिनेंट्स ऑफ द पास्ट ऑर्गेनिज्म, कि इसका कोई फॉसिल है, मैंने रेमिनेंट ऑफ पास्ट, कि इसका फॉसिल मिल अवेलेबल है, तो उससे कंपेयर करके देखेंगे। तो ये हो गया फॉसिल्स। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मतलब क्या, कि इकोलॉजी देखेंगे, इकोलॉजी। डेवलपमेंट प्रोसेस मतलब क्या, एम्ब्रायोलॉजी। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मतलब क्या, साइटोलॉजी, ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे मॉर्फोलॉजी और क्या, एनाटॉमी।
तो ये 5 पॉइंट देखेंगे तो उसका कैरेक्टर पता चल जाएगा। उसके बाद फिर उसका आइडेंटिफाई करेंगे, माने क्या करेंगे कि करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसको क्या कहते हैं हम लोग, आइडेंटिफिकेशन, करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब आइडेंटिफाई करके ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर ग्रुप में हम लोग डाल देंगे। और फिर नोमेनक्लेचर, नामकरण करेंगे, माने नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो उसका नामकरण करेंगे, पर्टिकुलर नेम प्रोवाइड करेंगे, पर्टिकुलर नेम या फिर कोई यूनिवर्सल नेम। आप सपोज एक आम का पेड़ है, इसको अपन कहेंगे इंडिया में आम का पेड़, देखो, और फिर वहीं हम लोग बाहर कोई फॉरेनर आएगा बोलेगा इट्स मैंगो ट्री, तो आप कोई आम का पेड़ बोल रहा है उसी पेड़ को और कोई बोल रहा है मैंगो ट्री, तो ये कन्फ्यूजन हो जा रहा ना। तो एक नाम यूनिवर्सल नेम करने के लिए इसका एक साइंटिफिक नेम दे दिया, क्या, मैग्नीफेरा इंडिका। तो अब इंडिया वाला भी उसको साइंटिफिकली बोलेगा मैग्नीफेरा इंडिका, और यूएसए वाला, फॉरेन वाला भी बोलेगा क्या, मैग्नीफेरा इंडिका। तो एक प्लांट का एक नाम ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसी को कहते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर। इसका आगे का स्टेज पढ़ेंगे कि कैसे नामकरण करते हैं। और अब जो चौथा बचा है वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है कि अरेंजमेंट ऑफ एनिमल्स, अरेंजमेंट पे लिख देते हैं अरेंजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कुछ कैरेक्टर्स ऑब्जर्व किए और उसको एक पर्टिकुलर कैटेगरी में हम लोग डाल दिए और क्लासीफाई कर दिए कि ये तुम्हारा 4 पैर है तो तुम बिल्ली सबका प्रजाति में है, तो ऐसे करके अपन कैटेगराइज कर देंगे। तो अब पढ़ेंगे हम लोग टेक्सोनॉमी के हिस्ट्री के बारे, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ टेक्सोनॉमी, तो कुछ पहले ग्रीक स्कॉलर्स लोग था जो क्या किया, एनिमल्स को 4 भाग में क्लासिफाई कर दिया। क्या किया, इंसेक्ट्स में, फिर आया बर्ड्स में, फिर फिशेस में और वेल्स में। तो ये काम किया ग्रीक स्कॉलर्स लोग। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट अब आने वाला है। जो आदमी था जिसका नाम था थियोफ्रेस्टस, जो कि 370 से लेके 285 BC तक जिंदा था, ठीक है। ये क्या किया, इसको हम लोग कहते हैं फादर ऑफ बॉटनी। क्यों फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं, क्योंकि ये प्लांट को ना 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। पहला हो गया ट्रीज, दूसरा हो गया श्रब्स, तीसरा हो गया अंडर श्रब्स और चौथा हो गया हर्ब्स। तो थियोफ्रेस्टस का काम ये था। पर एक और आदमी था जिसका नाम था लिनियस, वो क्या किया, कैरोलस लिनियस, ये क्या किया, इसको हम लोग कहते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। और इसको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोलने का कारण है क्योंकि ये बंदा बहुत ज़्यादा काम किया था, बहुत ज़्यादा किताब लिखा था, ठीक है। सपोज वो क्या किया, एक इसने पहले रूल बुक बनाया, ठीक है, रूल बुक, और उसके बाद उसका नाम था फिलोसोफिया बॉटनिका, ठीक है, रूल बुक निकाला। उसके बाद वो क्या किया, प्लांट को क्लासिफाई कर दिया ऑन बेसिस ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर्स। कितना प्लांट, 5900, ठीक है। और उसके बारे वो लिखा, एक किताब में भी लिखा, स्पीसीज प्लांटेरम, ठीक है। उसके बाद वो क्या किया, एनिमल्स में वो क्या किया, 4326 एनिमल्स को क्लासिफाई किया। और क्या किया, क्लासिफिकेशन करने के बाद एक किताब में उसको पब्लिश किया जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरे, ठीक है।
प्लांट के लिए एक और किताब वो लिखा था जिसका नाम था जेनेरा प्लांटेरम। ये स्पीसीज प्लांटेरम जो है, जो आप देख सकते हैं, स्पीसीज प्लांटेरम में ना ये 1 मई 1753 में ये क्या हुआ था, रिलीज किया गया था। तो ये जो सिस्टमा नेचुरे है ये 1737 को नहीं, ये रिलीज हुआ था 1758 वाला, जो उसका 10th एडिशन था, उसमें ये क्लासिफिकेशन के बारे 4326 क्लासिफिकेशन के बारे उसके बारे दिया गया था 10th एडिशन में। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं अपन टैक्सोनॉमी के बारे आगे, कि टैक्सोनॉमी जो है था, टैक्सोनॉमी 2 टाइप का था, क्लासिकल और एक था मॉडर्न। ये जो क्लासिकल था उस टाइम कोई ज़्यादा टूल्स नहीं था, तो अपन देख लेते थे पहले मॉर्फोलॉजी और फिर उसका क्लासिफिकेशन कर देते थे। पर जो मॉडर्न जब टूल्स आए, जब सेवरल ब्रांचेस के थ्रू पता करने लगे अपन टैक्सोनॉमी के बारे, जैसे जेनेटिक हो गया, उसके बाद तुम्हारा साइटोलॉजिकल हो गया, डिफरेंट टाइप का मेथड अप्लाई करने लगे, तब उसको अपन कहने लगे मॉडर्न टैक्सोनॉमी। और मॉडर्न, इसमें याद रखना सेवरल ब्रांचेस में फाइलोजेनी नहीं है। और ये मॉर्फोलॉजी देखने लगे थे, मॉर्फोलॉजी क्लासिकल में। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था टूरियल। ठीक है, वो क्या बोला कि फाइलोजेनी को जो यहाँ पे अपन नहीं ले रहे थे, तो आप क्यों नहीं फाइलोजेनी को लेते हैं, तो ये फाइलोजेनी को लिया। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी जो हो गया, तो इसके हिसाब से टैक्सोनॉमी हो गया तुम्हारा 3 टाइप का, एक हो गया अल्फा, एक हो गया बीटा और एक हो गया ओमेगा। अल्फा हो गया, अल्फा का मतलब होता है क्लासिकल, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, मॉर्फोलॉजी। बीटा का मतलब हो गया तुम्हारा एक्सप्लोरेटिव, इसका मतलब हो गया तुम्हारा एक तरह का ये मॉडर्न वाला ही है जो अपन यहाँ पढ़े थे, वही है मॉडर्न। इसमें सेवरल ब्रांचेस है पर फाइलोजेनी नहीं है। और ये ओमेगा हो गया, ओमेगा जिसको अपन इसने नाम दिया एनसाइक्लोपेडिक। ठीक है, इसमें क्या था, सेवरल ब्रांचेस था प्लस फाइलोजेनी था। इसमें फाइलोजेनी नहीं था, इसमें फाइलोजेनी क्या था, नहीं था। तो मॉडर्न हो गया ना ये दोनों, तो ये हो गया सर्विस ऑफ फाइलोजेनी था। ठीक है, तब क्या था, एक साइंटिस्ट जो अपना था, बहुत बड़ा बड़ा किताब लिखा था, वो क्या नाम था उसका, लिनियस, 4 को किताब लिखा था। वो क्या किया था, वो स्वीडन में था और पहले ही जो ये ओमेगा था ना उसका वो खोज कर लिया था और उसका नाम रख दिया था सिस्टमैटिक। इसलिए वो अपना एक किताब का जो था जिसका नाम था क्या, जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरे, यहाँ पे वो उसका इस्तेमाल कर लिया। मतलब सिस्टमैटिक नाम जो था वो कौन दिया, लिनियस दिया। ठीक है, तो वो पहले ही टोरियल का जो वो ओमेगा कर रहा था कि फाइलोजेनी को ले क्यों नहीं लेते हैं, तो वो पहले से वो लेके बैठा हुआ था। कौन, लिनियस, उसका नाम वो पहले सिस्टमैटिक दे रखा था। ठीक है, तो सिस्टमैटिक क्या था, एस, इसको एस लिखते थे सपोज एस, तो एस इजिकल टू टी प्लस पी। टी मतलब क्या हो गया, टैक्सोनॉमी, प्लस ये पी हो गया क्या, फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक मतलब समझ में आ रहा है ना क्या होता है, वो फॉसिल वाला पार्ट हो गया कि फॉसिल से अपन देखते हैं कि उसका एवोल्यूशनरी डिटेल अपन निकालते हैं, तो वो हो गया फाइलोजेनेटिक वाला पार्ट। तो ठीक है, तो सिस्टमैटिक के हिसाब से 2 टाइप का सिस्टमैटिक बनता है, एक हो गया तुम्हारा क्लासिकल और ओल्ड। ठीक है, ओल्ड सिस्टमैटिक, एक होता है तुम्हारा नियो और न्यू सिस्टमैटिक। ठीक है, तो ओल्ड सिस्टमैटिक में क्या हो जाता है, एस इजिकल टू टी प्लस, तो ओल्ड सिस्टमैटिक में क्या होता है, एस इजिकल टू टी प्लस पी। ये टी जो है ये सिर्फ मॉर्फोलॉजी होगा यहाँ पे। और न्यू सिस्टमैटिक में क्या हो जाता है, एस इजिकल टू टी प्लस पी, तो ये जो टी है वो टी होगा सेवरल ब्रांचेस। ठीक है, तो ये सिंपल है।
पर एक बात बताओ, ये मॉर्फोलॉजी बोल रहा है, जैसे कोई हर्बेरियम सीट जो अपन पढ़ने वाला है 1.4 वाला पार्ट में, सपोज एक सीट होता है जिसमें देखते हैं नहीं पत्ता वत्ता लगा रहता है, तो इस पे अपन क्या देखते हैं, इसमें हम लोग मॉर्फोलॉजी देखते हैं, ठीक है। तो ये एक टाइप का क्या हो गया, क्लासिकल मेथड हो गया, क्लासिकल और ओल्ड सिस्टमेटिक हो गया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो अब अपन थोड़ा पढ़ लेते हैं सिस्टमेटिक के बारे में, ठीक है। सिस्टमेटिक होता क्या है? सिस्टमेटिक जो होता है, सिस्टमेटिक इसका जो नाम है, एक लैटिन वर्ड आया जिसका नाम है सिस्टेमा, ठीक है, वहां से लिनियस उठाया था। इसका मतलब क्या होगा, सिस्टेमा का मतलब कि सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, सिस्टेमा। सिस्टमेटिक का डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ऑफ सिस्टमेटिक क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, देयर डाइवर्सिटी एंड रिलेशनशिप अमॉन्ग देम। इसको क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक। लिनियस इसका यूज किया था वर्ड सबसे पहले अपना किताब में सिस्टम एंड नेचुरे में। जहां भी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म पता करना हो तो सिस्टमेटिक का रोल आ ही जाता है। क्यों? क्योंकि सिस्टमेटिक के साथ क्या है, पी है। पी मतलब फाइलोजेनेटिक, और फाइलोजेनेटिक मतलब क्या, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, उसी से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब कुछ ये न्यू सिस्टमेटिक के बारे में पढ़ लेते हैं कि न्यू सिस्टमेटिक क्या है। ये न्यू सिस्टमेटिक जिसको दूसरा नाम होता है, क्या पता है? उसका दूसरा नाम है न्यू सिस्टमेटिक का, इसका दूसरा नाम हो गया बायोसिस्टमेटिक, बायोसिस्टमेटिक, ठीक है। ये बायोसिस्टमेटिक वाला जो नाम था वो दिया था जूलियन हक्सले ने, ठीक है। तो बायोसिस्टमेटिक को अपन 4 भाग में बांटते हैं, चलो 4 को पढ़ लेते हैं। क्या क्या? सबसे पहले साइटोटैक्सोनॉमी, दूसरा पढ़ेंगे कैरियोटैक्सोनॉमी, तीसरा पढ़ेंगे बायोकेमिकल टैक्सोनॉमी, और चौथा पढ़ेंगे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, और इसको कहते हैं टैक्सीमेट्रिक्स भी कह सकते हैं, टैक्सीमेट्रिक्स। तो साइटोटैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है कि इसमें जो सेल ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल, इसका अपन देखते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम का बिहेवियर देखते हैं, फिर क्रोमोसोम का न्यूक्लियस देखते हैं, प्लॉइडी चेक करते हैं कि एन है कि 2n है, क्रोमोसोम देखते हैं, उसके बाद डिलीशन हो रहा है, डुप्लीकेशन हो रहा है, ये सब साइटोटैक्सोनॉमी का पार्ट है। इसको कंफ्यूज मत करना कैरियोटैक्सोनॉमी के साथ। कैरियोटैक्सोनॉमी होता है कि केमिकल एनालिसिस होता है, इसमें केमिकल एनालिसिस ऑफ न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम। ये एक टाइप का बायोकेमिकल टैक्सोनॉमी का ही पार्ट है, ठीक है। जैसे सर्टेन परसेंटेज ऑफ डीएनए, फिर स्टेनिंग, ये सब अपन देखते हैं किसमें, कैरियोटैक्सोनॉमी में। और बायोकेमिकल टैक्सोनॉमी क्या होता है कि बायोकेमिकल एनालिसिस होता है इसमें, बायोकेमिकल एनालिसिस ऑफ क्या होता है, साइटोप्लाज्म, फिर आता है सेल ऑर्गेनल, फिर आता है डीएनए, ठीक है। एग्जाम्पल सेरोलॉजी, प्रोटीन का स्टडी जो होता है वो किसमें आ गया, बायोकेमिकल टैक्सोनॉमी। अब पढ़ते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल मतलब क्या हो जाता है, न्यूमेरिकल मतलब ही होता है नंबर, ठीक है। और नंबर जहाँ भी आता है मतलब क्या, कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, कंप्यूटर। तो ये हो गया न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ये कंप्यूटर की मदद से किट करके बन जाता है, ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है नोमेनक्लेचर, नामकरण करना। देखो नोमेनक्लेचर 2 टाइप का होता है, जैसे एक लोकल नेम होता है, वर्नाकुलर नेम होता है, और एक होता है तुम्हारा साइंटिफिक नेम। जैसे लोकल वर्नाकुलर नेम में हो गया, बोथ टाइप का नामकरण होता है, मल्टीपल नेम होता है यहाँ पे, मल्टीपल नेम्स, ठीक है। और इसलिए क्या होता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है यहाँ पे, इसलिए सबको यूज़ करने लगा क्या, साइंटिफिक नेम, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही नाम हो। ये अकम्प्लिश करने के लिए कुछ इंटरनेशनल कोड्स बनाया गया, जो होता है ICBN और ICZN। इसका क्या नाम होता है, फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर,
और इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। बस इतना सिंपल है, ठीक है। तो अब अपन को समझना है कि ये बाइनोमियल और ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बायोनोमियल नोमेनक्लेचर और एक होता है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये बाइनोमियल वाला पार्ट दिया था लिनियस ने, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि दो वर्ड लिखते हैं अपन, ठीक है। एक हो गया, इसको कहते हैं हम लोग जेनेरिक नेम, और ये हो गया स्पेसिफिक एपिथेट। ट्राइनोमियल में 3 नाम होता है। क्या हो गया, एक वही जेनेरिक नेम को अपन कहते हैं जीनस, और स्पेसिफिक एपिथेट स्पीसीज। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जीनस, एक हो गया स्पीसीज, और यहाँ पे एक होता है अलग से एक्स्ट्रा सब स्पीसीज। तो यहाँ पे एक अलग होता है एक्स्ट्रा सब स्पीसीज, ठीक है। तो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर आप लोग को समझ में आ गया होगा हल्का फुल्का। तो ये जो जेनस नेम है, इसका जो पहला वर्ड है वो कैपिटल होगा, जैसे मैग्नीफेरा, ठीक है। और ये स्पेसिफिक एपिथेट का जो पहला वर्ड है वो स्मॉल लेटर ही होगा, से इंडिका, INDICA, तो स्मॉल लेटर है, देखो कैपिटल लेटर है। तो ये कुछ नियम कानून है जिसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब एक और बात मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि कुछ में जो होता है ना, जीनस और स्पीसीज नेम सेम होता है, जिसको अपन कहते हैं टॉटोनेम। क्या कहते हैं, टॉटोनेम। तो ये ICZN अलाउ नहीं करता है, अलाउ करता है, पर ICBN अलाउ नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, नाजा, इसका मतलब है, ये किंग कोबरा को नाजा बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका जीनस नेम, ये हो गया स्पीसीज नेम, तो ये चल जाता है। पर कोई प्लांट में ना ऐसा नाम नहीं होगा, नाजा, ठीक है, माने जीनस और स्पीसीज नेम सेम नहीं होगा। पर अब कुछ स्पीसीज जो होता है जिसमें स्पीसीज और सब स्पीसीज नेम सेम होता है, उसको कहते हैं ऑटोनीम। तो ये ICBN भी अलाउ करता है और ICZN भी अलाउ करता है, ठीक है। सपोज एक एग्जांपल लेता हूं मैं, कॉर्वस स्प्लेंडस, ये क्रो का नाम है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो स्पीसीज नेम और सब स्पीसीज नेम दोनों सेम है। अब कोई प्लांट का नाम लेते हैं अपन, जैसे एकेसिया नीलोटिका, तो ये दोनों नाम देख रहे हैं, नीलोटिका, ये स्पीसीज और सब स्पीसीज नेम सेम है। तो इसका मतलब कि ICBN और ICZN ये ऑटोनिम में अलाउ कर देता है, पर ICZN से ऑटोनिम में अलाउ करता है, पर ICBN अलाउ नहीं करता है। अब अपन कुछ नियम कानून पढ़ेंगे जो यूनिवर्सल रूल्स है नोमेनक्लेचर के, यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद नया टॉपिक पढ़ेंगे अपन 1.3, ठीक है। तो पहला ये ध्यान रखने वाली बातें हैं कि जो लैटिनाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं, और जब हम लोग लिखते हैं तो उसको अंडर लिखते हैं, मैंने प्रिंटिंग में क्या करते हैं, इसको इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं, पर रिटर्न में क्या करते हैं, इसको अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कि जो नाम है जो ऑथर का, वो अपन रोमन में लिखते हैं, ठीक है, और इसमें अंडरलाइन हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है, और एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखते हैं अपन इसको। और ICZN बोलता है कि कंप्लीट नाम लिख सकता है, पर ICBN बोलता है कि नहीं, एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट अपन पढ़ते हैं कि जो पहले नाम देगा वो वैलिड, बाकी सब क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स। पहला वाला जो नाम देगा वही वैलिड होगा, बाकी सब सिनोनिम्स हो जाएगा। अब चौथा पॉइंट बोलता है कोई गलत दिया नाम सपोज, तो उसको रेक्टिफाई करके उसका जो
सिर्फ उसका ब्रैकेट में ऐसे करके नाम लिख देंगे और पीछे में जो उसको सही किया उसका नाम लिखेंगे। सपोज एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, जैसे टुसुगो कैनाडेंसिस एल सैलिस, ठीक है। तो एल को अपन लिनियस सबसे पहले दिया था पर ये गलत दिया था, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख के बाद में अपन सैलिस उसका नाम लिख दिए, ठीक है। ये न्यू साइंटिस्ट हो गया और ये हो गया ओल्ड साइंटिस्ट। चलो एक एग्जांपल लेके इसको पूरा अच्छे से क्लियर कर देते हैं, ठीक है। सपोज एक एग्जांपल लेता हूं मैं, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस लीन। तो ये हो गया, अंडरलाइन कर दिया, स्पीसीज नेम हो गया। और ये हिबिस्कस है, देखो इसका एच कैपिटल है, जीनस नेम हो गया। और ये लीन हो गया, ये इसका जो पहला लेटर देखो ये भी कैपिटल है और एब्रिविएटेड फॉर्म है। और ये कौन हो गया, ये ऑथर हो गया। तो ऐसे करके नामकरण करना पड़ता है, बहुत सिंपल है, आसान से हो जाएगा। तो कोई भी यदि आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।